Okay, so that is for the next part for the Mahabal classes on the OBG, especially for the CSC civil examination. There's 10 days are remaining for examination. So first of all, the part 1 you can see, then after you start for the next part of that is one. And I request to all of you for joining my channel the first time, you share it, subscribe it and follow it. Whenever you have just completed to see of that lecture, you put the comment and like it. Okay, so let us we can just start for it's mostly important session for the OPG. Okay, next is the conceptual session. ठीक है, सिर्फ ऊपर से नहीं है या सिर्फ नॉट आई जस्ट रीड फॉर इट एंड यू जस्ट लिसन इट. ओके, first you can see for it, you listen it, you watch it, then you can say for that what is the quality content is present over here. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बताया कि क्लियर एयरवे ऑफ म्यूकस वाइल आफ्टर हेड डिलीवर्ड. जब बच्चे का हेड डिलीवर्ड हो जाता है तब एयरवे से म्यूकस को क्लियर किया जाता है. ये नर्स की फर्स्ट एक्शन होती है. और सबसे पहले जो म्यूकस है वो क्लीन करेंगे हम माउथ में से, फिर नोज़ में से, क्योंकि एबीसीडी में भी पहले एम आता है फिर नोज़ आता है. ठीक है, अगर आपने नोज़ में से पहले किया तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स चालू हो जाएगा और उसकी वजह से हम नोज़ में से बाद में करते हैं, पहले माउथ से वो सिक्रीशंस को लेते हैं. डिटरमाइन अपघार स्कोर. अपघार स्कोर का मतलब है ए फॉर द अपीरियंस, पी फॉर द पल्स, जी फॉर द ग्राइमेंस इट मीन्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ए फॉर द एक्टिविटी मतलब कि मसल्स टोन एंड आर फॉर द रेस्पिरेशन. जो स्कोर है वर्जीनिया अपघार ने दिया हुआ है और स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट्स पे हम चेक करते हैं आफ्टर बर्थ. बोला जाता है कि 5 मिनट्स वाला जो है वो स्पेसिफिकली परफेक्ट होता है, क्योंकि 1 मिनट में तो जब जस्ट बच्चा डिलीवर होता है तो वही बेचारा कॉम्पेंसेशन करने की कोशिश कर पा रहा होता है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को वो कैसे पाए, अडेप्ट करे, है ना. तो 5 मिनट्स वाला मोस्टली उसमें माना जाता है. और याद रखिएगा इसके अंदर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आते हैं, रेस्पिरेटरी रेट काउंट नहीं होता है. मेंटेन बॉडी हीट, KMC कांगारू मदर केयर इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेन बॉडी हीट और टेम्परेचर के लिए. ड्राई द न्यूबॉर्न एंड प्लेस्ड इन वार्म ब्लैंकेट और वार्मर इफ ऑर्डर्ड. असेस द न्यूबॉर्न फॉर एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स. उसको देखना है कि कोई विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है उसको, जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो, क्लेफ्ट पैलेट हो और मैनी ऑफ दैट. ओके, एंड अलाउज पेरेंट्स टू सी न्यूबॉर्न फॉर बाउंडिंग. और देखना है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कितना बॉन्डिंग है. ठीक है, कहते हैं ना कि 24 आर रूम इन टेक्निक्स फॉर द मदर एंड बेबी, है ना. प्लेस द न्यूबॉर्न ऑन मैटरनल एब्डोमेन. बच्चे को जो है वो मैटरनल एब्डोमेन पे रख दिया जाता है टू एनहांस ब्रेस्ट फीडिंग, और उसी की मदद से वो ब्रेस्ट फीडिंग सकिंग रिफ्लेक्स चालू होगा, सकिंग करने का चालू करेगा. एंड बिगिंग अटैचमेंट और बॉन्डिंग प्रोसेस, और उसी की वजह से उसका मम्मी और बच्चे का अटैचमेंट और बॉन्डिंग बढ़ेगा. ठीक है, और उसको सेफ भी फील होगा. ओके, सेफ एंड सिक्योर भी यहीं पे फील होगा. Initiate breastfeeding and normal delivery within 30 minutes या as soon as possible, and within 2 to 4 hours in the cesarean delivery. As soon as possible after stabilization awake of for the mother. Okay. To give antibiotics. Antibiotics क्यों देते हैं? Ophthalmic to prevent ophthalmic neonatorium, एंड उसको जो है हम क्या देंगे, विटामिन के भी देंगे टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, क्योंकि उसका जो गट, जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा जो फ्लोरा है वो अभी मैच्योर नहीं होते, एक्टिवेट नहीं होते हैं, और इसके लिए हम उसको विटामिन के बाहर से देंगे कि जब तक ये ना हो तब तक विटामिन के भी ब्लीडिंग को रोकने का काम करे. टू गिव बर्थ डोज ऑफ द इम्यूनाइजेशन. जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन की वैक्सीन कि जो टीबी के सामने प्रोटेक्शन देती है, ID रूट से देते हैं. हेपेटाइटिस B की वैक्सीन और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो बर्थ के टाइम उसको देते हैं, 0 डोज देते हैं, 2 ड्रॉप्स देते हैं, ओरल देते हैं. ठीक है. अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड्स ऑन द न्यूबॉर्न, और आइडेंटिफिकेशन बैंड्स भी उसको लगाएंगे. और टेक फुटप्रिंट्स एज पर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉलिसी. बैंड्स में भी पर्टिकुलरली कलर कोडिंग आता है कि अगर बेबी गर्ल है तो पिंक कलर का लगाएंगे और अगर बेबी बॉय है तो ब्लू कलर का. ठीक है, तो रिमेंबर फॉर दैट इज़ वन ऑल्सो. देन ये टेक्निक है आपका प्लेसेंटा को रिमूव करने की. अगर आप प्लेसेंटा को सेंट्रल पार्ट से रिमूव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्क्लर्स मेथड. ठीक है, स्क्लर्स मेथड. C फॉर द सेंट्रल, SC सेंट्रल मेथड से. और पेरीफेरी से अगर आप उसको कर रहे हो तो मैथ्यूज डंकान मेथड. कौन सी? मैथ्यूज डंकान मेथड. तो ये भी याद रखिएगा.
ठीक है, स्क्लर्स मेथड क्या है और मैथ्यूज डंकन मेथड क्या है। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि बोगी यूट्रस में इंडिकेट यूटेराइन एटोनी, टॉन जो है यूट्रस का मेंटेन नहीं हो पाता है टॉनिसिटी, तो देखने को मिलता है यूटेराइन एटोनी। और रिटेन्ड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट्स या प्लेसेंटे के अंदर जो भी कोटिलेडॉन्स थे, जो लोब्स से 16 to 20, उसमें से अगर कोई भी लोब या कोई भी पार्ट्स भूल से जो है वो अंदर रह गया यूट्रस के, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटल सेगमेंट्स, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, रिजल्टेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, विल बी अकर्ड, इन्फेक्शंस भी लग सकता है। और इसकी वजह से हमको सिर्फ प्लेसेंटे के पार्ट्स को निकालने के लिए भी सिजरियन सेक्शन लाइक पूरा यूट्रस फिर से ओपन करना पड़ता है। और ज़्यादा वर्जन सिचुएशन हो गई तो शॉक लग सकता है माता को, हिस्टेरेक्टोमी भी करना पड़ता है। ठीक है, मीडियोलैटरल एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी हैज़ द मेनी टाइप। ओके, और एपिजियोटोमी लगाते कहाँ है, पेरिनियम एरिया के ऊपर। पेरिनियम एरिया को कौन सा एरिया को कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे वजाइना और एनस के बीच का जो एरिया है वो, ठीक है, वो होता है। तो मीडियोलैटरल जो एपिजियोटोमी है इज मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी बिकॉज इट हैज़ लेस चांस ऑफ द ब्लीडिंग और लेसरेशन, क्योंकि इसमें लेस चांस ऑफ ब्लीडिंग भी होगा और लेसरेशन भी उतना नहीं होगा अदर दैन दी अदर टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी। ठीक है, तो मीडियोलैटरल एपिजियोटोमी इज द मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी, याद रखना। देखो ये क्या है, हमने किसका यूज़ किया एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी लगा रहे हो तो हम एनेस्थेसिया देंगे इसको, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे पेरिनियम एरिया में लिडोकाइन देंगे 2% एनेस्थेसिया के लिए, और फिर हम इसको जो है वो एपिजियोटोमी लगाते हैं आफ्टर क्राउनिंग ऑफ द फिटस हेड, है ना। तो ऑपरेटिंग सीजर मीडियोलैटरल एपिजियोटोमी मोस्ट कॉमन, मिडिल एपिजियोटोमी रिस्क रहता है उसमें एनस के रप्चर होने का, फिटल हेड बल्जिंग हो चुका है, वजाइनल ओपनिंग है, तब जाके हम एपिजियोटोमी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि बर्थ पैसेज और बड़ा हो सके और फिटस इजीली जो है वो बाहर आ जाए। फिर दैट इज वन इज फॉर दी नॉट द लियोपोल्ड मैन्यूवर। हाँ, ये लाई है, लाई कैसे होता है, देखो यूट्रस भी सीधा, बच्चा भी सीधा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। अभी आप बी में देखो यूट्रस थोड़ा सा टिल्टेड है, पर जैसे यूट्रस है सेम टू सेम बच्चा वैसे ही है, तो वो भी लॉन्गिट्यूडाइनल लाई है। अगर यूट्रस सीधा होता और बच्चा ऐसे होता तो ऑब्लिक लाई बनता, पर यहाँ पे तो यूट्रस भी टिल्टेड है साथ में बच्चा, तो ये भी लॉन्गिट्यूडाइनल लाई है। फिर देखो यूट्रस सीधा है पर बच्चा ऐसे खड़ा है, तो क्या होगा, वो ऑब्लिक लाई। यूट्रस जो है वो सीधा था पर बच्चा पूरा टेढ़ा हो गया, तो वो क्या है, ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, तो ये लाई भी याद रखो, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। अभी देखो लॉन्गिट्यूडाइनल लाई, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का हेड नीचे ही हो। हाँ, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ये बोलता है कि बच्चा उसका हेड नीचे हो, उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। पर लॉन्गिट्यूडाइनल लाई का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बच्चे का हेड ही नीचे होगा, क्योंकि अगर बच्चे का हेड नीचे हो या बच्चे की बटक्स होना बच्चा सीधा चाहिए, वो उसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। तो लॉन्गिट्यूडाइनल लाई कभी भी नहीं बोलता कि बच्चे का नीचे होना होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वो बोलता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन भी माइंड में फिट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि लॉन्गिट्यूडाइनल लाई इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द हेड ऑफ द फिटस, तो नहीं, पर वर्टेक्स प्रेजेंट इज ऑलवेज विद द फिटस हेड, बिकॉज ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग्स कि ये आपको दिखाया है ब्रिज प्रेजेंटेशन, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है कि जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी हो गए वो सब, ये देखो कंप्लीट ब्रिज है जिसमें बटक्स है, उसने नीज को फ्लेक्स करके रखा है और हाथ के कैसे रखा है, फ्रैंक ब्रिज है, उसने हाँ पैर को पूरा एक्सटेंडेड ऊपर कर दिया है, ठीक है। और फुटलिंग ब्रिज है, उसमें उसने एक पैर को नीचे डाल दिया है पेल्विस से, ठीक है। तो ये सारे ब्रिज प्रेजेंटेशन के टाइप कहलाते हैं, ठीक है। अदर देन द नॉर्मल प्रेजेंटेशन सारे ब्रिज प्रेजेंटेशन होते हैं। एक हम देखते हैं रिडा स्केल और एक हम देखते हैं बबल स्केल। दो यहाँ पे रिडा स्केल क्या है, आर फॉर द रेडनेस, ई फॉर द एडीमा, ई फॉर द इकाइमोसिस, डी फॉर द ड्रेनेज and A for the approximation, R for the redness, E for the edema, E for the chymosis, D for the drainage and A for the approximation. It is a perineal wound assessment tool है। जब आप एपिजियोटोमी लगाते हो ना
तब हेमेटोमा होगा, वजाइनल हेमेटोमा, क्योंकि वो स्वेलिंग तो होगा ना वहाँ पे क्लोटिंग के लिए। तो ये देखते हैं, उसके लिए पेरिनियल वुंड असेसमेंट टूल्स है ये। Its minimum score is 0, that indicate normal healing of perineal wound like laceration and episiotomy, and maximum score is 15, that indicates worst abnormal perineal wound healing. ठीक है। नेक्स्ट स्कोर है बबल स्केल। इट इज़ पोस्टपार्टम नर्सिंग असेसमेंट टूल दैट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ द बी फॉर ब्रेस्ट, यू फॉर यूट्रस, बी फॉर ब्लैडर, बी फॉर बोवेल, एल फॉर लोकिया एंड ई फॉर एपिजियोटोमी। पोस्टपार्टम परपेरियम पीरियड्स जो क्या होता है, प्लेसेंटा के डिलीवर्ड होने के बाद का 6 वीक्स का पीरियड, समझिएगा, प्लेसेंटा के डिलीवर्ड होने के बाद का 6 वीक्स का पीरियड्स कंसिडर फॉर द परपेरियम पीरियड्स, कि जिसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो डिलीवरी के दौरान एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व हुए थे वो फिर से अपनी नॉर्मल सिचुएशन एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल में जाने की कोशिश करेंगे। तो वो है। और कभी भी ये बच्चे के डिलीवर के बाद नहीं काउंट होता है, ये प्लेसेंटा के डिलीवर के बाद में काउंट होता है। 6 वीक्स या 42 डेज तक होता है। तो पोस्टपार्टम में हम ब्रेस्ट, यूट्रस, ब्लैडर, बोवेल, लोकिया एंड एपिजियोटोमी ये सब देखेंगे बबल स्केल का यूज़ करके। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड इमोशंस को भी देखते हैं कि कहीं मदर को पोस्टपार्टम में पोस्टपार्टम ब्लूइज, पोस्टपार्टम साइकोसिस ऐसी कंडीशन भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, चलो अभी है लोकिया। तो लोकिया रूब्रा इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लोकिया। यू कैन एक्सपेक्ट, आपको लोकिया रूब्रा में क्या देखने को मिलेगा, तो डार्क और ब्राइट रेड ब्लड होगा, लास्ट फॉर 3 to 4 days, फ्लोज लाइक अ हैवी पीरियड, स्मॉल क्लोथ्स आर नॉर्मल, माइल्ड पीरियड लाइक क्रैम्पिंग देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है लोकिया सीरोजा। तो लोकिया रूब्रा, आर के बाद क्या आता है, एस। ठीक है, तो आर के बाद एस, आर एस। लोकिया सीरोजा इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लोकिया। यू कैन एक्सपेक्ट पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज दैट्स लेस ब्लडी एंड मोर वाटरी, लास्ट फॉर 4 to 12 days, flow is moderate, less clottings or no clots. Then है लोकिया alba is the last stage of लोकिया. You can expect yellowish white discharge, little to no blood, light flow or spotting, mask from about 12 days to 6 weeks and no clots. ठीक है, तो इसमें हम पोस्टपार्टम हेमरेज को भी देख सकते हैं यूजिंग ऑफ दैट कि कितना सैचुरेशन हुआ है ये हमारा सैनिटरी नैपकिन से। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसमें 500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड निकल गया तो वो हेमरेज कहलाता है। अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसमें 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड निकल गया तो वो पीपीएच कंसिडर होता है। और अगर हिस्टेरेक्टोमी हुआ उसके अंदर 1500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड निकल गया तो पीपीएच कंसिडर करते हैं। ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो फिर टॉन टी देखते हैं। 4T टॉन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। पहला है टॉन, यूट्राइन एटोनी। बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए और ऑक्सीटोसिन देंगे। ट्रॉमा, लेसरेशन एंड हेमाटोमास ट्रीटमेंट के लिए रिपेयर करेंगे लेसरेशन को, सर्जरी यूट्राइन रप्चर। टिश्यू, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, कोई कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर रह जाना उसका ट्रीटमेंट यूट्राइन इवैक्यूएशन और इफ एंडोमेट्राइटिस। थ्रोम्बिन, DIC, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, उसका ट्रीटमेंट करेंगे रिप्लेस कोएगुलेटर फैक्टर्स। ठीक है, याद रखो टॉन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन देखते हैं 4T के अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। देन लेस देन 100.2 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर कंसिडर्ड नॉर्मल बिकॉज इट इंक्रीज्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोइंग डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में बढ़ा हुआ टेम्परेचर को नॉर्मल मानते हैं। दूसरा पीपीएच में भी नॉर्मल मानते हैं बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी, और डायलिसिस के अंदर भी नॉर्मल ही मानते हैं भले टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो। तो ये भी याद रखिएगा आपको, ये सब कंडीशन में अंदर टेम्परेचर भले बढ़ा हुआ नॉर्मल है, SCP को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, SCP मतलब कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए डिलीवरी, और अगर ग्रेटर देन 100.2 डिग्री फ़ारेनहीट है तो उसको बोलते हैं कि परपेरल सेप्सिस हो गया। तो याद रखना 100.2 डिग्री फ़ारेनहीट तक है तो नॉर्मल है पीपीएच में या पोस्टपार्टम में, बट अगर ग्रेटर देन 100.2 डिग्री फ़ारेनहीट है तो उसको बोलेंगे कि इसको परपेरियल सेप्सिस, परपेरम इन्फेक्शन, ठीक है, हो गया है। होमान्स साइन इज पेन while dorsiflexing the foot, indicate
टू डीवीटी। होमान साइन कब होता है कि जब आप फुट को डोर्सिफ्लेक्स करवाते हो और उसको पेन फील होता है तब, और ये है डीवीटी के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को चेक करने के लिए होता है। क्लाइंट एजुकेशन फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्लाइंट्स, नेवर मसाज द लेग्स, इसमें बोलता है कि कभी भी मसाज नहीं करना है, क्रॉसिंग द लेग्स नहीं करना है, लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है, कॉन्स्ट्रिक्टिव क्लोथिंग नहीं पहनने हैं, और प्रेशर बिहाइंड द नी भी आपको नहीं देना है। ये है अबॉर्शन के टाइप्स कि जिसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एक है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन जिसमें सर्वाइकल ओस देखो क्लोज होती है, फिटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इनएविटेबल अबॉर्शन कि जिसके अंदर ब्लीडिंग होता है ज़्यादा, सर्वाइकल ओज ओपन हो जाती है, फिटल कार्डियक एक्टिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकम्प्लीट के अंदर आधा जो है यूट्राइन पार्ट्स वो निकल जाता है क्योंकि सर्वाइकल ओस पूरा जो है ओपन हो चुका होता है, कार्डियक एक्टिविटी फिल नहीं होती है। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर यूट्रस पूरा एम्प्टी देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, सर्वाइकल ओस लाइक ओपन होती है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिलती है। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर जो है वो सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज होती है, फिटल कार्डियक एक्टिविटी फिल्ड नहीं होती है, कुछ पार्ट रहता है, कुछ निकल जाता है। ये सब एक दूसरे के जैसे हैं। थ्रेटन्ड और इनएविटेबल में देखो कि थ्रेटन्ड को ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि बच्चे की हार्ट रेट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आप जो है कंप्लीट बेड रेस्ट दे के बच्चे को बचा सकते हो। उस मतलब कि एक ही ऐसा अबॉर्शन है कि जिसके अंदर आप मैनेजमेंट करके बच्चे को बचा सकते हो, वो है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। बाकी किसी के भी अंदर बच्चा नहीं बचता है, ठीक है। तो रिमेंबर फॉर दैट इज वन ऑल्सो। मिस्ड अबॉर्शन, नो वाजाइनल ब्लीडिंग, क्लोज सर्वाइकल ओस, नो फिटल कार्डियक एक्टिविटी और एम्प्टी सेक। थ्रेटन्ड अबॉर्शन, वाजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, सर्विक्स क्लोज्ड एंड सॉफ्ट, फिटल कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट। देखो इसमें जैसे दिखा है ना, हम सेम देखेंगे। थ्रेटन्ड के साथ क्या है, इनएविटेबल ना, तो हम वही देखेंगे। थ्रेटन्ड के साथ इनएविटेबल देखो, थ्रेटन्ड देखा भाई इनएविटेबल। वेजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, डायलेटेड सर्वाइकल ओस, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में बी प्रेजेंट और फेल्ट और अबोव दी सर्वाइकल ओस। इनकम्प्लीट में क्या होता है, वर्जाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग होगा, डायलेटेड सर्वाइकल ओस, सम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड और सम प्रोडक्ट्स अंदर रहेगी। कंप्लीट के अंदर वर्जाइनल ब्लीडिंग, क्लोज सर्वाइकल ओस, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कंप्लीटली एक्सेप्ट, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पोजीशन इन प्लेसेंटा प्रीविया इस उसमें प्लेसेंटा प्रीविया में हम सेमी फाउलस पोजीशन देते हैं, और एब्जेप्सियो प्लेसेंटा जब हो तो हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होगा पर उसके अंदर कोई भी पेन नहीं मिलता है, पेनलेस वर्जाइनल ब्लीडिंग वो प्लेसेंटा प्रीविया है। और अगर टेंडर देखने को मिलेगा, हार्ड देखने को मिलेगा एब्डोमेन, और पेन फुल वर्जाइनल ब्लीडिंग है तो वो एब्रप्सियो प्लेसेंटा है। एब्रप्सियो में ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की जैसे कोड जो है वो रिलैप्स्ड हो जाती है, कोड पहले बाहर आ जाती है, ठीक है, तो उसमें भी हम ट्रेंडलेनबर्ग ही पोजीशन देते हैं, और प्लेसेंटा प्रीविया में हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। हीमोफीलिया डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज रॉयल डिजीज, बीटा थैलेसेमिया मेजर ऑल्सो नॉन एज कोलियालेमिया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इज द एनीमिया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी इज द हेमरेज। मैटरनल मोर्बिडिटी इलनेस होता है एनीमिया की वजह से, और डेथ होती है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बताया, डेवलप्ड के लिए नहीं। हाइड्रॉप्स फेटालिस, इट इज़ अ सीरियस फेटल कंडीशन डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड in 2 or more fetal compartments including ascites, pleural effusion, pericardial effusion and skin edema. Its cardinal sign seen in USG findings। जब हाइड्रोप्स फेटालिस देखने को मिलता है तो 2 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में फ्लूइड फिलअप हो सकता है, और USG फाइंडिंग में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोप्स फेटालिस वाला बच्चा है तो उसके अंदर एक बुद्धा एटीट्यूड और एक हैलो साइन देखने को मिलेगा। बुद्धा एटीट्यूड मतलब कि ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड हैलो साइन है ड्यू टू एडिमा ऑफ द स्काल्प। प्लाज्मा फ्रेरेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विद द लिक्विड इन द ब्लड और प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें से ब्लड और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा थेरापी। अभी है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम, तो इट इज़ कंडीशन विच इन फेटस डाइड इनसाइड द यूट्रस। इसके अंदर इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम में बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर मर गया होगा, और विद इन 30 मिनट्स ड्यू टू हेमोलाइटिक जॉन्डिस और राइसेस इनकॉम्पेटिबिलिटी, या अभी 30 मिनट्स के पहले ही वो डेथ हुआ है क्योंकि
उसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस था या फिर रेसस इनकॉम्पेटिबिलिटी थी, रिएक्शन देखने को मिल गया एंटीजन एंटीबॉडी का, इसकी वजह से डेथ कर गया, तो इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम इसको बोलेंगे, वो याद रखना, बराबर। वेसिको वर्जाइनल फिस्चुला VVF, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड द वजाइना। वेसिको वर्जाइनल फिस्चुला में ब्लैडर और वजाइना के बीच में फिस्चुला बनना मोस्ट कॉमन टाइप है। वेसिको यूटेराइन फिस्चुला, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड ब्लैडर, ठीक है। देन क्या है, वेसिको सर्वाइकल फिस्चुला, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड सर्विक्स। यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेथ्रा एंड वजाइना। रेक्टो वजाइनल फिस्चुला मतलब कि इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड वजाइना। याद रखना, वेसिको को ब्लैडर बोलते हैं। यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला, उसका मतलब इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेटर एंड वजाइना। यूरेटरो यूटेराइन फिस्चुला, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेटर एंड यूट्रस। यूरेटरो सर्वाइकल फिस्चुला, इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेटर एंड सर्विक्स। ये सारी टर्म्स को रिमेंबर करना। अभी है एंटीरियर कॉल्पोराफी एंड पोस्टीरियर कॉल्पोराफी। एंटीरियर कॉल्पोराफी मतलब दिस सर्जरी यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ सिस्टोसिल, एंड पोस्टीरियर कॉल्पोराफी दिस सर्जरी यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ रेक्टोसिल। सिस्टोसिल के कोई भी ऑर्गन, ब्लैडर का या वो सब ऑर्गन बाहर आ गया है तो एंटीरियर कॉल्पोराफी, और पोस्टीरियर का रेक्टोसिल से कोई ऑर्गन बाहर आ गया है, वो कुछ हुआ है तो पोस्टीरियर कॉल्पोराफी करते हैं। PID बराबर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। PCOD कन्वर्ट हो सकती है PCOS में, जैसे HIV जो है वो कन्वर्ट होता है ना एड्स के अंदर, वैसे ही PCOD भी कुछ टाइम के बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो PCOS में कन्वर्ट हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऐसा बोला जाता है कि हो जाए तो फिर जो है वो ट्रीट नहीं हो सकती है, जैसे कि आपको सैल्पिंजाइटिस हो जाना, आपकी सैल्पिंजाइटिस इन द सेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब को सैल्पिंग्स बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, ओफोराइटिस ओवरी का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, सर्विसाइटिस सर्विक्स का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, वजाइनाइटिस वजाइना का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। ऐसे ही यूट्रस के भी कोई भी लेयर में इन्फेक्शन, ये सब PID दिखाता है, और वो ऑल्सो नॉन एज द पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी उसको बोलते हैं। इन विच एंड्रोजन्स मेल हॉर्मोन्स आर एलिवेटेड इन फीमेल्स, कि ये क्यों होता है, क्योंकि मेल हॉर्मोन्स जो है वो फीमेल के अंदर एलिवेट देखने को मिलता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड इनफर्टिलिटी इसकी वजह से देखने को मिलती है। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि जब पेशेंट को मिजल्स हो जाता है, जब वो छोटा होता है, तो फीमेल के अंदर ओफोराइटिस की वजह से, मिजल्स की वजह से होता है ओफोराइटिस, और मेल के अंदर ऑर्काइटिस मतलब कि टेस्टिस का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाना, और वो भी एक रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। इसलिए जब आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाते हो तो आपको पूछा जाता है क्या आपको बचपन में मिजल्स हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से ये हो सकता है ओफोराइटिस एंड ऑर्काइटिस, और वो इनफर्टिलिटी का रीज़न क्रिएट करवा सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स अबे मानो कि वो ट्रीटेबल होता तो आपको इतने बड़े होने के बाद भी क्यों पूछा वो, तो ये भी लॉजिक है ना। चलो साइंस एंड सिम्टम्स देखिए अभी। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एक्ने एंड हिस्टूटिज्म मतलब कि ज़्यादा बाल देखने को मिलना, हेयर देखने को मिलना। कोज होता है, एग्जैक्टली कोज अननोन है। मैनेजमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट देके इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए इसमें ना ट्रीट करने के लिए माला एंड मालाडी देते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है ना, फीमेल वाले हार्मोन की ड्रग है ना वो, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पर हार्मोनल पिल्स है ना, इसके लिए ये देते ट्रीटमेंट में। द बेस्ट टाइम फॉर एपिजियोटॉमी इन वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी में आपको एपिजियोटॉमी कब देना है, इज व्हेन द पेरिनियम इज डिस्टेंडेड एंड द थिन्ड बाय द ब्रीच एज इट इज़ नॉन एज क्लाइंबिंग द पेरिनियम, ठीक है, क्लाइंबिंग हो जाए पेरिनियम में तब देते है, बाकी तो हमको तो नॉर्मल में तो पता ही है ना, क्राउनिंग के बाद। ओके, एमेनोरिया मतलब कि एब्सेंस और सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया दो होते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया मतलब इट इज़ एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 ईयर की हो गई है फिर भी उसको जो है वो मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। इट इज़ प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्शुअल लेक ऑफ LS, LH एंड FSH इज मोस्ट कॉमन कोज। और सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर इट इज़ व्हेन no menses have occurred for 6 months in a woman who previously had normal menstrual function
और इसमें PCOS मोस्ट कॉमन हो सकता है। कि पहले तो उसको नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन आते थे पर अभी उसको 6 महीने से नहीं आ रहा है, तो वो सेकेंडरी है। पर अभी वो 16 ईयर की हो गई, अभी तक उसको मेंसेस ही नहीं आए, तो वो प्राइमरी है। प्राइमरी का कोज FSH-LH, सेकेंडरी का कोज PCOS। डिस्पेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अगर आपको पैरेयूनिया बोले तो पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बराबर, सेक्सुअल कोई भी आपको तब पेन होगा तो डिस्पेरियोनिया। और डिसमेनोरिया मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया, इट इज़ हैवी और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ब्लीडिंग आता है, तो वो मेनोरेजिया। नॉर्मल ब्लड लॉस इन वन मेंसेस साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 50 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन आता है कि एक मेंसेस साइकिल में नॉर्मली कितना ब्लीडिंग लॉस होता है, 50 मिलीलीटर से कम। इन केस ऑफ मेनोरेजिया है तो आपको ये 80 मिलीलीटर से ज़्यादा हो सकता है। मेट्रोरेजिया, इरेग्युलर असाइक्लिक ब्लीडिंग, साइकिल के बीच में, पूरी साइकिल के बीच में कभी कहीं कहीं भी जो है बीच में ब्लीडिंग होता रहेगा। और ब्लीडिंग अकर्स इन बिटवीन पीरियड्स, या बिटवीन पीरियड्स भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, तो वो आपका जो है क्या है, मेट्रोरेसिया है। ओलिगोमेनोरिया, इन विच मेंसेस पीरियड्स अकर्स फॉर मोर देन 35 डेज अपार्ट, कि जिसमें आपको 35 डेज से ज़्यादा देखने को मिलता है ब्लीडिंग, तो वो ओलिगोमेनोरिया है। और पॉलीमेनोरिया, इन विच अ मेंसेस साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज, कि जिसमें आपको 21 डेज पे आपकी मेंसेस साइकिल जो 28 डेज की नॉर्मल होनी चाहिए थी, वो अभी कितनी हो गई है, सिर्फ 21 डेज की। अडीनोमायोसिस, इट इज़ एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज विद इन दी myometrium. The client should avoid pregnancy for 3 months after immunization with rubella vaccine, and additional contraceptive methods for at least 3 months should be used. यहाँ पे प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स तक अवॉइड करना होता है जब आपने इम्यूनाइजेशन लिया है रुबेला वैक्सीन का या एडिशनल कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ तक अभी पहले ही प्रेगनेंसी नहीं रख देनी है। 3 मंथ्स तक सारे ऑर्गन को एज इट इज़ होने दीजिए अच्छे से, फिर आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करना होता है। रूबेला वैक्सीन इट कैन बी गिवन SC बिकॉज बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज फॉर टू अ नॉन इम्यून पोस्ट पार्टम क्लाइंट। ठीक है, रूबेला वैक्सीन जो है सबक्यूटेनियस रूट से हॉस्पिटल डिस्चार्ज के पहले नॉन इम्यून पोस्टपार्टम क्लाइंट को देते हैं। इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड इफ रूबेला टायर इज, ये तब देते हैं जब माता के अंदर रूबेला का टायर लेस देन 1/8 देखने को मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इफ वुमन हैव हिस्ट्री ऑफ एग एलर्जी, अगर वुमन को एग एलर्जी की हिस्ट्री है तो ये नहीं देते हैं रूबेला की वैक्सीन, क्योंकि बिकॉज रूबेला वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय एग, क्योंकि रूबेला की वैक्सीन एग में से बनती है। मेजर सोर्स ऑफ PGF2 अल्फा, बराबर, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इज डेसिडुआ, एंड मेजर सोर्स ऑफ PGE2, बराबर, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज एम्नियन। मेजर सोर्स ऑफ PGF2 अल्फा इज डेसिडुआ एंड मेजर सोर्स ऑफ PGE2 is amnion, and major source of PGI2 is the myometrium of the uterus, which layer is known as the residua. During pregnancy, the endometrium of inner layer of the uterus is known as the residua, और वहाँ पे मेजर सोर्स है PGF2 अल्फा का, मेजर सोर्स PGU2 बोले तो एमनियन, और PGI2 का बोले तो मायोमेट्रियम ऑफ यूटरस, जो लिविंग लिगाचर ऑफ यूटरस भी है। डेली रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमन इज़ द 350 किलो कैलोरी पर डे, जिसपे क्या होता है कि 2130 तो नॉर्मल होती है आपको लेने की, ठीक है, और उसमें भी 350 को ऐड कर दो तो हो जाएगी 2480 किलो कैलोरी पर डे। डेली रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर लैक्टेटिंग वुमन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स में प्लस 600 किलो कैलोरी पर डे एडिशनली देते हैं, मतलब कि 2130 प्लस 600 2730 किलो कैलोरी पर डे। ड्यूरिंग 7 to 12 मंथ्स उसमें एक्स्ट्रा 520 किलो कैलोरी देते हैं एडिशनली, तो 2130 प्लस 520 इज 2650 किलो कैलोरी पर डे, क्योंकि 6 मंथ्स तक ही उसको तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना होता है ना, उसके बाद तो बच्चा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स चालू कर देगा ना, ठीक है, वीनिंग फूड्स लेना चालू कर देगा, क्योंकि फिर तो वो सिर्फ माता के मिल्क से सेटिस्फाइड फील नहीं होता है। डेली रिकमेंडेड प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 46 ग्राम पर डे और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 36 to 9.5
45.5 ग्राम पर डे होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 36 + 22 58 ग्राम पर डे होता है। डेली रिकमेंडेड प्रोटीन फॉर लैक्टेटिंग वुमन फर्स्ट 6 months 36 + 17 53 ग्राम पर डे। डेली रिकमेंडेड कैल्शियम फॉर प्रेग्नेंट वुमन 1000 मिलीग्राम पर डे। डेली रिकमेंडेड कैल्शियम फॉर लैक्टेटिंग वुमन 1200 मिलीग्राम पर डे। डेली रिकमेंडेड विटामिन डी फॉर नॉन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। डेली रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन 27 मिलीग्राम पर डे। आयरन रिकमेंडेड 27 और डेली रिकमेंडेड आयरन लैक्टेटिंग के लिए 23 मिलीग्राम पर डीएल होता है। फिर प्रीडक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ नियर टू अओर्टा। प्रीडक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन मतलब कि ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ नियर टू अओर्टा और डक्टस आर्टरियोसस। इट इज़ मेजर्ड इन राइट अपर आर्म विथ पल्स ऑक्सीमीटर। ये कैसे मेजर करते हैं? राइट अपर आर्म से पल्स ऑक्सीमीटर से। और पोस्ट डक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ डिस्टल टू दी अओर्टा। नियर टू दी अओर्टा तो प्रीडक्टल ऑक्सीजन और डिस्टल टू दी अओर्टा तो पोस्ट डक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन। इट इज़ मेजर्ड इन द लोअर लिम्ब ऑफ द फीट और पोस्ट जो है वो लोअर लिम्ब ऑफ द फीट से देखते हैं, जबकि प्रीडक्टल राइट अपर आर्म से देखते थे। ठीक है, इन प्रीडक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन एटलीस्ट 3% अबोव देन दी लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब से जो है ये प्रीडक्टल जो है एटलीस्ट 3% अबोव रहेगा पोस्ट डक्टल से एट द लेवल ऑफ फोराम एंड ओवल एंड डक्टस आर्टरियोसिस इज एविडेंस ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ 1 minute 60 to 65% right arm. Oxygen saturation of the newborn after birth at 5 minutes 80 to 85% right arm. Oxygen saturation of a newborn after birth at 10 minutes 85 to 90% right arm. सारे के सारे राइट अपर आर्म वाले प्रीडक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा रहे हैं जो नियर टू दी अओर्टा होते हैं। मिनट ऑफ द लाइफ 1 minute में SpO2 मिलेगा 60 से 65%। प्रीडक्टल है ये सब। 2 minutes में मिलेगा आपको 65 to 70%। 3 minutes में 70 to 75%। 4 minutes में 75 to 80%। 5 minutes में 80 to 85% और 10 minutes में 85 to 90% मिलेगा। यूटेराइन टेम्पोनेट यूजिंग बकरी बलून मेथड है ये। ठीक है, ये भी PPH को रोकने के लिए ही होता है। इट इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द अटोनिक यूट्रस इन दी PPH बकरी बलून मेथड। फिर नेक्स्ट वन इज़ दी वर्जन है, ये ट्विन डिलीवरी में करते हैं। एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन है, बाहर से घुमाते हैं और USG ऑन करके। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरनल पोडालिक वर्जन है, पैर को पकड़ के घुमा देते हैं। इट ओनली इंडिकेशन बीइंग द ट्रांसवर्स लाइन इन केस ऑफ द सेकंड बेबी ऑफ द ट्विंस। देन अभी असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल एज कैरेक्टर और लेस देन 36 वीक्स है तो क्या होगा? 37 to 38 वीक्स में क्या होगा? लेस देन 36 वीक्स मतलब कि प्री टर्म है ना, और 37 to 38 मतलब कि टर्म, और 39 वीक्स के ज़्यादा मतलब पोस्ट टर्म की सिचुएशन। तो सॉल क्रीजेस जो है प्री टर्म के अंदर 1 to 2 ट्रांसवर्स क्रीजेस ऑन एंटीरियर 1/3 ऑफ द सॉल। टर्म के अंदर मल्टीपल क्रीजेस और एंटीरियर 2/3 ऑफ द सॉल, और पोस्ट के अंदर एंटायर सॉल कवर्ड विथ क्रीजेस। ब्रेस्ट नोड्यूल प्री टर्म के अंदर 2 mm, टर्म के अंदर 4 mm और पोस्ट के अंदर 7 mm। स्कैल्प हेयर प्री टर्म के अंदर फाइन वूली और फ्यूजी हेयर, टर्म के अंदर फाइन वूली एंड फ्यूजी हेयर और पोस्ट के अंदर कोअर्स एंड सिल्की हेयर होते हैं। ईयरलो प्री टर्म के अंदर नो कार्टिलेज मतलब एकदम मूवमेंट होगा, टर्म के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्टिलेज होगा और पोस्ट के अंदर स्टिफ ईयरलोब थिक कार्टिलेज की वजह से। टेस्टिस एंड स्क्रॉटम प्री टर्म के अंदर टेस्टिस पार्शियली डिसेंडेड होता है, स्क्रॉटम स्मॉल एंड फ्यू रफी होती है, टर्म के अंदर कुछ भी नहीं, और पोस्ट के अंदर टेस्टिस विल फुल्ली डिसेंडेड, स्क्रॉटम नॉर्मली साइज और प्रोमिनेंट रफी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास बंदिश रिंग। बंदिश रिंग की जो कैसी होती है देखो, थिकंड अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है। बंदिश रिंग उसके नेक के ऊपर देखने को मिलती है। थिन बलूनिंग स्ट्रेच्ड लोअर सेगमेंट में देखने को मिलता है। इट इज सर्क्यूलर ग्रूव एनसर्कलिंग द यूट्रस इज फॉर्म्ड बिटवीन the active upper segment and the distended lower segment. It is also known as a pathological retraction ring और इसमें नॉर्मल लेबर हो सकता है और ये बंदिश रिंग को दिखा रहा है।
नेक्स्ट इज फॉर द इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द स्क्रॉडर्स रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। देखो किस तरीके से, इट इज़ फॉर्म ऑफ द इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन where there is localized myometrial contraction forming a ring or circular muscles fibers of the uterus. Polarity of the uterus इसमें फैल हो जाती है. It is usually formed around the neck of the fetus. ठीक है, ये पूरा neck of the fetus देखने को मिलता है. Pseudocyst is a psychological disorder where the woman have the false belief that she is pregnant although there is no pregnancy exists. Pseudocyst क्या है कि she feel like that she is pregnant but actually she is not pregnant. Johnson's formula, Shepard's formula, Hadlock's formula used for estimation of the fetal height, पर ये डायरेक्टली नहीं एस्टिमेट होता है, ये कोई यूएसजी मशीन और वैसे काउंट होता है. Expulsion of cervical mucus plug mixed with blood is called the soap. What is soap? Expulsion of cervical mucus plug mixed with the blood is known as the soap. Increased thirst is in early puerperium is due to the loss of fluid during labor in the lochia, diuresis and perspiration. ठीक है, तो अगर पोस्टपार्टम में परपेरियम पीरियड में मदर को जो है वो सर्वाइकल म्यूकस प्लग देखने को मिलता है, और सर्वाइकल म्यूकस प्लग नहीं, उसमें परपेरियम में जो है उसको फ्लूइड ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको लोकिया देखने को मिलता है, और डायूरेसिस और पर्सपिरेशन की मदद से वो सब देखने को मिलता है. एंडोटॉक्सिक शॉक जो है वो मोस्टली ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची एंड हिस्टीरिया कोलाई इन्फेक्शन की जो ये देखने को मिलेगा. ठीक है, और फिर मिफेप्रिस्टोन जो है शुड नॉट बी यूज्ड इन वुमन एज्ड ओवर 35 ईयर्स. हैवी स्मोकर्स के अंदर भी मिफेप्रिस्टोन यूज़ नहीं होगा. एंड द क्लाइंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही है तो भी नहीं देंगे. नेक्स्ट वन इज दिस स्पीजल क्राइटेरिया इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओवरियन प्रेगनेंसी. अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी कहाँ रहेगी, ओवरियन प्रेगनेंसी में, तो उसको क्या करेंगे, स्पीजल क्राइटेरिया से उसको डायग्नोस्ट करेंगे. द क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, मतलब फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी रह गई है, मतलब कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमनली वो एम्पुला पार्ट के अंदर रहती है, कि जहाँ पे सिर्फ नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, पर ये फैलोपियन ट्यूब का वाइट पार्ट होता है, तो बच्चे को यूँ लगता है कि ये मेरा यूट्रस है, और वहीं पे वो इम्प्लांट होना चालू हो जाता है, जो एक्चुअली यूट्रस के एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट पे होना चाहिए था. ठीक है, और फिर वो जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब वो रप्चर्ड कर जाती है, और ट्यूबल प्रेगनेंसी के ट्रायड देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, अपीयरेंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग और एमिनोरिया. ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे मिफेप्रिस्टोन देखा वो यूज़ होती है एज लाइक ऑफ एमटीपी किट के अंदर. ठीक है, और एमटीपी किट हैज़ दी 5 मेडिकेशंस. ओके, विच विज 4 मिसोप्रोस्टोल्स की होती है और एक मिफेप्रिस्टोन की होती है. ठीक है, पहले मिफेप्रिस्टोन देंगे, फिर 4 मिसोप्रिस्टोल के देते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू होता है क्योंकि एमटीपी जो होती है वो मेडिकली भी होती है, सर्जिकली भी होती है. मेडिकेशन से भी इसको अबॉर्शन करवाया जाता है, सर्जिकली भी करवाया जाता है. 1971 में एमटीपी एक्ट आई थी. इसमें सिर्फ और सिर्फ मदर की ही, आपको फीमेल का ही कंसेंट चाहिए. अगर मदर ने बोल दिया कि अबॉर्शन करवाना है तो करवाना है, बराबर. उसके हस्बैंड का और किसी का भी इसके अंदर कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए. दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मदर के साथ अगर कोई फीमेल के साथ कोई रेप हुआ है, साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी ओके नहीं थी, या फिर उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ किया और वो फैल गया है, तो ही आप एमटीपी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो. एमटीपी ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के थ्रू ही होती है. ठीक है, तो उसकी 5 दवाइयाँ ज़रूर याद रखिएगा. वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी यूज़ हो सकती है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन वी क्विट ओवर हियर. नेक्स्ट वी विल मेट फॉर स्टार्ट ऑफ दैट द 3 पार्ट्स ऑफ द महाबल.